अब इसके ड्राइव रिव्यू पे चलते हैं। अब इस गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ और 150 किलोमीटर में ठीक ठाक आइडिया आपको एक गाड़ी का लग जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये गाड़ी जब आप इस पर बैठते हैं तो आपको बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिलती है। सीट को मैंने जो है मैक्सिमम हाइट पे एडजस्ट कर रखा है, बिकॉज सो दैट कि मुझे हमेशा से ये रहता है कि जब भी अब मैं कोई गाड़ी ड्राइव करूँ तो मुझे उसका बोनट पूरी तरह से विजिबल हो। तो यहाँ पर मैं जिस हाइट पे अभी मैं बैठा हूँ उस हाइट से मुझे बोनट पूरा विजिबल हो रहा है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं। बहुत बड़ा विंडशील्ड आपके सामने है, पूरी रोड का व्यू एकदम क्लियर है। दूसरी चीज़, जब आप स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं अपने हाथ में तो अगेन आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील आती है। कार जितनी दिखने में बड़ी है उतनी आप प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स के उतनी ही चलाने में ये आसान है और उतनी ही कंफर्टेबल है जब आप इसको ड्राइव करते हैं। मैं इसको नॉन स्टॉप भी अगर लेट से मैं 500 किलोमीटर भी ड्राइव कर लूँ तो आई एम श्योर कि मुझे इसमें कोई थकावट नहीं होने वाली, बिकॉज सीट्स का कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। सस्पेंशन इसके बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है और इसका जो 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है वो आपको इतनी सफिशिएंट पावर निकाल के देता है कि आप हाईवे पे जब इसको अच्छी खासी 100, 120, 130 पे भी आप इसको क्रूज़ करते हैं तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं या गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है। यहाँ ब्रेकिंग में कोई इशू है, जब आप इसको ब्रेक प्रेस करते हैं अगेन ये गाड़ी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और नोज हेड आपको जो है वो देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको जर्क यहाँ फील नहीं होता है। गाड़ी सस्पेंशन सिस्टम्स हमेशा से ही टाटा के बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं, चाहे कोई भी उनकी गाड़ी उठा के देख लीजिए। लोअर सेगमेंट की कार्स में आप उसकी ऑल्ट्रोस की बात कर लें, आप नेक्सॉन की बात कर लें, हायर सेगमेंट की बात करें तो सफारी आपकी या फिर हैरियर की बात कर लें, सस्पेंशन अगेन बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम जिस रोड पे हैं ये काफ़ी प्लेन रोड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी लेके जाते हैं, मैंने इनफैक्ट इसको कल जब मैं ड्राइव कर रहा था, एक काफ़ी ख़राब पैच वाली रोड थी जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, उन गड्ढों में भी इस कार के जो ये 19 इंचेस अलॉय व्हील्स आपको बड़े बिगर साइज़ के जो अलॉयज व्हील मिलते हैं, उसके साथ साथ सस्पेंशन ने इतना अच्छा काम किया कि अंदर कैबिन में आपको बहुत कम झटके या जर्क्स जो हैं वो फील होंगे और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिकॉज अगेन जब आप गाड़ी चलाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी चलाएं और उसके सस्पेंशन अगर आपके स्टिफ साइड में हो ना, तो फिर अगेन वो आपकी कंफर्ट और राइड क्वालिटी को कहीं ना कहीं जो है वो हिट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में मेंशन करी थी वो था इसका इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टीयरिंग। और इसका स्टीयरिंग सिर्फ जो आप कहें कि अगेन वो एक वर्ड्स में या सिर्फ बातों में या ऑन पेपर्स ही नहीं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी उतना ही ज़बरदस्त काम करता है। अभी थ्रू आउट जो मैंने इसको ड्राइव किया है, जब आप इसको टर्न करते हैं या आप इसको मैन्यूवर करते हैं रोड्स पे, तो वहाँ पर इसका स्टीयरिंग काफ़ी ईजिली जो है जो आपका काम मतलब टर्न करता है, कहीं भी हार्ड आपको फील नहीं होता है। और डेफिनेटली जब आप इसकी हायर स्पीड पे जाते हैं वहाँ पर एक अच्छा खासा वेट जो है वो स्टीयरिंग में ऐड हो जाता है, जो कि अगेन एक सेफ्टी मेजर की बात करें तो एक पॉजिटिव साइड की चीज़ है। अभी फिलहाल जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो हम सिटी मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। इसका मोड मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ इकोनॉमी मोड पे। आप इसको सिटी में चला रहे हैं और आपको माइलेज में भी कहीं ना कहीं कंसर्न है, उस टाइम पे आपको ये कितनी माइलेज निकाल के देगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइव आपकी क्वालिटी कैसी हो जाती है। इको पे डालने के बाद मैंने सफारी और हैरियर को पहले भी ड्राइव किया है। जब हम इसको इको में डालते थे तो वहाँ पर इसकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। इनफैक्ट मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात मेंशन की है कि इको पे डालने पर मैं तो इस गाड़ी को कभी नहीं चलाऊंगा। मतलब हमने जब ओनरशिप रिव्यूज़ में कई बार मैंने कार ड्राइव की और इको मोड पे डाला, तो मैंने हमेशा ये मेंशन किया है कि यार इको मोड पे डाल के मैं तो इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, एटलीस्ट सिटी पे या फिर स्पोर्ट्स मोड पे चलाऊंगा। लेकिन आज मैं इस चीज़ को ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो इंजन ट्यूनिंग है उसको इस तरह से कर दिया गया है कि अभी फिलहाल ये इको मोड पे है। इको मोड पे मैं दिखाऊंगा, इको मोड पे चल रही है और अभी भी पावर लॉस डेफिनेटली हुआ है एज कम्पेयर टू सिटी मोड, लेकिन उतना नहीं हुआ है जहाँ पर मैं ये कहूँगी नहीं यार इसको मैं इको मोड पे अब नहीं चलाऊंगा, मुझे वापस सिटी मोड में डालना है। ठीक ठाक पावर आपको मिलेगी सिटी मोड में चलाने के लिए और डेफिनेटली जब इसकी माइलेज आप एट द एंड ऑफ डे देखेंगे तो वो आपको एनहेंस फील होगी। ऑब्वियसली जब सिटी मोड में इसकी पावर कम हो जाएगी तो आपको माइलेज ठीक ठाक मिलेगी। कुल मिला के सारी बात कहने का मतलब ये है कि आप सिटी मोड में भी इसको ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। कोई एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम अपसाइड डाउन आपको यहाँ पर पावर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ठाक ड्राइव जो है कंफर्टेबल आपकी यहाँ पे रहेगी। इसको आप डाल देते हैं स्पोर्ट्स मोड में। Sport drive mode activated. कुछ सेकंड्स में आपको जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाला एक इसकी इंजन की रोरिंग साउंड सुनने को मिली होगी। अगर नहीं जाना है तो एक बार फिर से सुनते हैं।
अच्छी खासी जो है इसकी इंजन की रोरिंग साउंड आपको समझ में आता है कि जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं तो ये अपनी पूरी पावर में आ जाता है और फिर जो ये पावर निकाल के देता है ना, वो कमाल की होती है। एक और चीज़ जो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है इसका बॉडी रोल बहुत ही कंट्रोल्ड है, यानी कि आपको जिस हाइट पे आप बैठते हैं और जब आप टर्न वगैरह लेते हैं तो आपको बॉडी रोल बहुत नेग्लिजिबल यहाँ पर फील होने वाला है। कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो मतलब पूरा ही आप लेफ्ट से राइट मूव हो गए। अभी ऑल टुगेदर एक ड्राइव रिव्यू था जो हमने इसका किया। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है हर एक चीज़ आपको बताने की कि ड्राइव क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट कैसा है, इसके सस्पेंशंस कैसे हैं और बॉडी रोल किस तरह का है, ड्राइव मोड्स किस तरह पे किस तरह चलती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब जाते हैं इसकी सेकंड रो में, बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप गाड़ी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मोस्टली ड्राइव करें, शॉफर ड्रिवन भी कार्स रहती हैं। तो सेकंड रो में किस तरह का कंफर्ट रहता है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली जो पीछे बैठे हैं उनका कंफर्ट किस तरह रहता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राइवर सीट है उसी का कंफर्ट हो, पीछे का कंफर्ट किस तरह से है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बताने वाली जो हम अगेन उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप चलते हैं इसके सेकंड रो में। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड रो में, और सेकंड रो के कंफर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये मिलती हैं कैप्टन सीट्स, और इसमें दोनों वेरिएंट्स आते हैं। कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी आता है और बेंच सीट का ऑप्शन भी आता है। मेरे ख्याल से मैं अगर इस गाड़ी को लूँगा तो मैं कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा, आपको पहले सीट बेल्ट लगा लेनी है, उसके बाद आपको इसका आर्मरेस्ट नीचे करना है, अदरवाइज यू विल फेस सम इशू। अच्छा, ये एक चीज़ जो मुझे सबसे पहले बैठ के फील हुई वो है इसकी कमांडिंग पोजीशन। आपकी आगे की ड्राइवर सीट से भी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन आपको पीछे की मिलती है, यानी कि थोड़ी सी और ज़्यादा रेज्ड है। हालांकि यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि मैं आगे का अभी भी जो है बोनट का व्यू मुझे अभी भी पूरी तरह से विजिबल है। यहाँ से पूरी रोड आपको यहाँ पे क्लियर है। दूसरा, यहाँ आर्मरेस्ट होने की वजह से मुझे एक बिल्कुल वैसा फील आ रहा है कि जैसे मैं एक पर्सनलाइज सीट पे बैठा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप बेंच सीट पे बैठते हैं तो आपको पीछे कुशन से पूरा सपोर्ट मिल रहा होता है, लेकिन साइड सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ लेफ्ट साइड में, हालांकि जो इसका जो आर्मरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये काफ़ी पतला है, काफ़ी थिन है, थोड़ा और इसमें अगर कुशन रहता तो बेटर रहता। दूसरा, यहाँ पर बीच सेंटर में स्पेस है, आपको कोई कप होल्डर वगैरह या कोई ऐसी प्लेसमेंट की जगह नहीं मिल रही जहाँ पर आप जो अपना कोई सामान वगैरह या कुछ रख सकें। वो रिमूवेबल हो सकता था, एडजस्टेबल हो सकता था, बट ये खाली यहाँ पर रखा गया, कोई यहाँ पर प्लेसमेंट आपको नहीं दी गई है। एक और चीज़ जो सफारी के साथ आती है वो ये है कि ये अपनी सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देती है। तो यहाँ पर सेकंड रो में भी यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है कि अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आप इसको जो है पीछे की तरफ टिल्ट भी कर सकते हैं। तो कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, पूरा मतलब मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त कंफर्ट है यहाँ पर। अगर मैं इस प्लान से भी ये गाड़ी लेता हूँ कि मैं शॉफर ड्रिवन इस गाड़ी को रखने वाला हूँ जिसमें मुझे ड्राइव ना करना पड़े, उसके लिए भी आप ये गाड़ी को पूरी तरह से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड रो में भी आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो ड्राइवर सीट पे मिलती है। इनफैक्ट मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर सीट पे मिल रहा है और आप शॉफर ड्रिवन कार लेने की सोच रहे हैं तो फिर वो वेंटिलेटेड सीट्स का मज़ा जो है वो आप पीछे बैठ के तो नहीं ले पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, पीछे बैठ के भी आपको मिलेगा। दूसरा, एक और चीज़, ये जो सीट्स हैं ये स्लाइडिंग सीट्स हैं, यानी कि आप आगे पीछे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी हाइट 5'7" है, मुझे तो खैर लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी की हाइट 6 फीट है या 6'2" है, उसको अगर लेग स्पेस का थोड़ा सा इशू रहे तो वो पीछे सीट को स्लाइड करके, या फिर आपको थोड़ा पैर को और जो है वो पसार के पूरा लेटना है, तो फिर उस केस में आपको पीछे आप इसको टिल्ट कीजिए, स्लाइड कीजिए और टिल्ट करके अपना आराम से लेट जाइए। प्रोवाइडेड कि थर्ड रो में कोई ना बैठा हो, क्योंकि अगर थर्ड रो में कोई बैठा है तो पहले ही जो है स्पेस थर्ड रो में काफ़ी कम रहता है, और अगर आपने और पीछे कर ली तो फिर उसके लिए जो है वो दिक्कत होने वाली है। इसको मैं वापस सीधा कर लेता हूँ। आगे के व्यू के अलावा और एक व्यू जो बहुत ज़बरदस्त है वो है आपका सनरूफ का व्यू। सनरूफ यहाँ पे पूरा आपको जो है पूरा पीछे तक विजिबल होने वाला है और काफ़ी वाइड आपको यहाँ पे व्यू मिलता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये पूरा डार्क एडिशन है, अंदर से हर चीज़ ब्लैक है, फिर भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सनरूफ काफ़ी बड़ा दिया गया है जिससे बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो साइड मिरर से या ऊपर से अंदर आती है, जिससे आपको काफ़ी जो है लाइटेड फील होता है, एरी फील होता है, जिससे कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर और एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग पीछे भी देखने को मिलती है, डोर हैंडल्स में, यहाँ ऊपर आपको सनरूफ के यहाँ साइड में भी एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी जो रात के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है सन ब्लाइंड्स भी देखने को मिलेंगे। ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको थोड़ी प्राइवेसी कंसर्न है या फिर जो है सन लाइट बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है
तो आप यहाँ पे मैनुअल सन ब्लाइंड्स को भी ऊपर करके काम चला सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एसी वेंट्स यहाँ पर आपको जो है पिलर में बी पिलर में देखने को मिलेंगे, और एसी वेंट्स का जो फ्लो है वो मुझे सेकंड रो में थोड़ा सा कम लग रहा है। आई डोंट नो कि ये सेटिंग का इशू है, बिकॉज आई हैव ट्राइड डूइंग इट फ्रॉम द सेंटर कंसोल जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ से भी। इसके अलावा आपको यहाँ पर साइड में अगर डोर्स में देखें तो आपको यहाँ पे फ़ोन को रखने की प्लेसमेंट की जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप फ़ोन आराम से रख सकते हैं। और दूसरा नीचे बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिलता है, वहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल जो है वो आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है, अगर आप देखें कि हेडरेस्ट के पीछे भी थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह ईजिली रख सकते हैं, या कोई और सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक चीज़ जो और आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वहाँ पे नीचे अगेन 2 और एक्स्ट्रा पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो एक टाइप ए और एक टाइप सी पोर्ट्स। तो टाइप जो पोर्ट्स की कमी आपको पूरी गाड़ी में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो आगे हो, सेंटर में हो, या इनफैक्ट रेयर में भी हो। एक और चीज़ जो आपको सेंटर से सेकेंड रो से देखने को मिलेगी वो है यहाँ पर बॉस मोड। बॉस मोड से आप जो पैसेंजर साइड जो सीट है उसको आगे या पीछे कर सकते हैं, सो दैट कि जब आप सेंटर सीट पे बैठे होंगे तो वहाँ पर आपको जो है आगे जा कर के एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इस सीट को आगे या पीछे या इसको जो टिल्ट या वो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये था सेकंड रो का कंफर्ट जो मैंने और फीचर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसके चलते हैं थर्ड रो में, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी ने आपको थर्ड रो दी है तो वो किस तरह से है, क्या स्पेस है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो मैं जा रहा हूँ अब थर्ड रो में। अब मैं इस टाइम पे हूँ थर्ड रो में, गाड़ी जो है ऑलरेडी चल रही है। एक्चुअली हम लोग जब भी सेकंड रो थर्ड रो का रिव्यू करते हैं तो गाड़ी खड़ी रहती है और हम आपको बताते हैं कि कितना कंफर्ट है। आज हमने सोचा कि हम इसको ड्राइव करते हुए फील करेंगे। एक्चुअल जब गाड़ी चल रही होती है तब आपको किस तरीके का फील होता है, या कैसी मूवमेंट्स आती हैं, कैसे जर्क्स आते हैं, और स्पेशली एट द थर्ड सीट जहाँ पर जो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है कंफर्ट के मामले में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होगा। हालांकि मिरर साइज थोड़ा छोटा है, बट क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा एंटर हो रही है आपके कैबिन में, तो वहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। दूसरा, सीट जो स्पेसिफिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे चैनल पर सफारी ओनर्स आए थे, उन्होंने बताया था कि थर्ड रो का कंफर्ट एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स फार बेटर है। और ये चीज़ मैं अभी फील भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बैठा हुआ हूँ तो मुझे ठीक ठाक लेग स्पेस मिल रहा है। हालांकि ये सीट थोड़ी सी आगे कर रखी है मैंने, बट स्टिल अगर ये पीछे भी होगी तो भी मेरे पास स्पेस इनफ है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, जिससे कि आप बहुत लॉन्ग ट्रेवल तो नहीं कर पाएंगे एक एडल्ट को पीछे बिठा के, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटे का अगर आपका डिस्टेंस है, आप 100-200 किलोमीटर की ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो पीछे आप आराम से बैठ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि क्या होता है पीछे बैठकर आपको फील होता है कि एसी आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, बट यहाँ पर वो भी इशू नहीं है। क्यों? यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर ब्लोअर स्पीड कंट्रोल के साथ एसी वेंट्स पीछे मिलते हैं। और मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, इसको मैं फुल कर देता हूँ, आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। इतना ज़बरदस्त एसी इसका चल रहा है पीछे, मैंने इसको फुल पे किया हुआ है। 3 पेस का स्पीड है इस टाइम पे करंटली। मतलब आपको पीछे बैठ के गर्मी तो भूल जाइए, आपको थोड़ी देर में ठंड लगने लगेगी और आप वापस एसी जो ब्लोअर है उसको आप स्पीड को 1 या 2 कर देने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, आपके साइड में आपको आर्म को जो है रेस्ट करने की प्रॉपर स्पेस यहाँ मिलती है, कप होल्डर मिलता है। ये कप होल्डर आपको सिर्फ इसी साइड नहीं, दोनों साइड देखने को मिलता है। दोनों साइड आपको कप होल्डर मिलता है, और लेफ्ट साइड में तो आपको यहाँ पर USB पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको USB पोर्ट की कोई कमी नहीं होने वाली, तो USB पोर्ट्स भी आपको प्रॉपर मिलते हैं। और अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर भी यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली ये वूफर है, तो ये वूफर का भी आपका प्लेसमेंट ऐसे किया गया है कि थर्ड रो वाले को पूरी साउंड जो है यहाँ पे सुनने को मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर लाइटिंग इस तरह से, ये देखिए वाइट लाइट आपको यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी लाइट मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अब मैं यहाँ पर पीछे बैठा हूँ, और आप जनरली देखते हैं कि एडल्ट जब आप पीछे बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा हाइट को लेके इशू आता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो पीछे का है वो कूपे शेप नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। अब पीछे की तरफ इनफैक्ट थोड़ा सा रेज्ड है, जिसकी वजह से थर्ड रो में भी आपको जो स्पेस है आप देख सकते हैं कितना इनफ आपको यहाँ पर हेडरूम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यार थर्ड रो में जैसे सुना ही था हमने कि थर्ड रो में स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो कंपटीशन में जो कार्स आती हैं, उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस तो आपको अच्छा खासा मिलता ही है, कंफर्ट भी पूरा मिलता है, और ठीक ठाक आप 2-3 घंटे की जर्नी यहाँ पर जो है पूरी कर सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड सीट का रिव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एनहेंस की गई हैं। ABS, EBD, ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट, TPMS, ADAS लेवल 2 फीचर्स। इसके अलावा आपको आइसोफिक्स, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट अलार्म, लेन असिस्ट फीचर, लेन डिपार्चर वार्निंग, इस तरह से बहुत सारी जो है सेफ्टी में एनहेंसमेंट्स इस गाड़ी में किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम ऑन पेपर या बात करें कि एक्चुअल नॉर्म्स जो फुलफिल करता है, जिसमें हम ग्लोबल एनकैप की बात करते हैं, तो ग्लोबल एनकैप में जो 2024 एडवांस्ड
जो टेस्ट है, जो उनका जो लेटेस्ट क्राइटेरिया के साथ टेस्ट है, उसमें भी ये गाड़ी 5 स्टार लेके आई है। उसके अलावा भारत एनकैप, जो इंडिया का अपना एक एनकैप सेफ्टी क्रैश टेस्टिंग फीचर मेथड है, उसमें भी इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो जब इतने सारे सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, 5 स्टार रेटिंग्स आपको मिलेंगी, फीच कंफर्ट मिलेगा, स्पेस इनफ मिलेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। और जैसे मैंने बताया कि 20 लाख से लेकर 27-28 लाख, या इनफैक्ट कई बार जो टॉप वेरिएंट है 30 लाख के आसपास इसका जो रहता है, तो ये पूरी तरह से वैल्यू फॉर बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट रो, मिडल रो और जो थर्ड रो है उसका हम एक एक रो वाइज हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं और मैं अपना वर्डिक्ट आपको बताता हूँ इस गाड़ी के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फैमिली बड़ी है, आपको 6 सीटर ऑप्शन चाहिए, तो मार्केट में इस टाइम और भी कार्स हैं कंपटीशन में जो ये फीचर्स के साथ आती है, 6 सीटर में आती है, जैसे कि हेक्टर प्लस आती है, या फिर आपकी XUV 700 भी आती है। लेकिन इस गाड़ी में फ़ायदा ये रहता है कि ये मोर स्पेशियस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीछे की 2 रोज़ हैं वो प्रैक्टिकल रोज़ हैं, यानी कि जब आप उसमें बैठते हैं, चाहे वो आप बच्चे बिठाते हैं या एडल्ट बिठाते हैं, तो आप ठीक ठाक डिस्टेंस तक की जर्नी को कवर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 2 सीटें सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि आप को 6 सीटर में काउंट करवाना है कार को, क्योंकि मैंने और भी कार्स में बैठ के देखा है, उतनी कंफर्टेबल, उतना स्पेशियस आपको नहीं फील होता है जितना इस गाड़ी में फील होता है। दूसरा, डार्क एडिशन की स्पेसिफिकली बात करें तो डार्क एडिशन की अपनी एक अलग से रोड प्रेजेंस है। जब ये गाड़ी रोड पे चलती है और जब कोई आगे वाली गाड़ी अपने IRVM या ORVM में इस गाड़ी को देखती है कि पीछे से आ रही है, तो वो आपको खुद ही साइड दे देते हैं, खुद ही हट जाते हैं, आपको रास्ता देते हैं निकलने के लिए, क्योंकि इतना बीस्ट मोड है इसका। बीस्ट जो है फ्रंट लुक है, चाहे आप साइड से देखें, फ्रंट से देखें, एक 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 ज़बरदस्त जो आपको लगता है ना कि एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपको फील करवाए कि आप एक दमदार गाड़ी चला रहे हैं, वो फील आपको इस गाड़ी में आएगी। चाहे वो आप बाहर से देखें, चाहे वो आप इसको स्टीयरिंग व्हील जब आप इसका हाथ में पकड़ते हैं, ड्राइव करते हैं, उस टाइम पे देखें, तो वो फील आपको ज़बरदस्त पूरा आता है। और इसकी प्राइस भी जो है वो तकरीबन मैंने जो आपको बताया 20 लाख से लेकर 28 लाख के आसपास की जो इसकी प्राइसिंग है, वो भी इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करता है पूरी तरह से, बिकॉज इसमें फ़ीचर्स जो है फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट फीचर्स भी बहुत सारे अब आ गए हैं, और दूसरा कंपटीशन को भी पूरी तरह से टक्कर देने वाली हर एक चीज़ इस गाड़ी में अब आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करने की। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट जरूर करिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम जब भी कोई वीडियो करते हैं हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें। इनफैक्ट हमें कई कबार कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट हमें भी पता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती थी कि एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको लगता है कि हम उस कोशिश में सक्सेसफुल हैं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।